दुनिया भर के बाजारों से आज फिर से है मजबूती के संकेत और कल हफ्ते की दमदार शुरुआत करने के बाद गिफ्ट निफ्टी हाफ सेंचुरी मारने को फिर से है तैयार। मजबूत शुरुआत के बाद के एक्शन पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बढ़िया मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहे हैं बाजार। मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन हमें होते हुए दिख रहा है। बिल्कुल। तो कल के रिकवरी को समझेंगे, आज के एक्शन को जानेंगे और बाकी क्या नतीजों के संकेत हैं वो भी आपसे जानेंगे। पहले तो बताएं इस समय के ट्रिगर्स क्या हैं सर? ट्रिगर्स नहीं, अमेरिकी बाजारों से मजबूती के आते हुए दिख रहे हैं। जिनकी ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए। अंकों में मत देखिए, क्वांटिटी में मत देखिए, क्वालिटी में देखिए। अमेरिकी बाजारों में लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है और वो बहुत ही अच्छा संकेत आपके लिए है। गिफ्ट निफ्टी भी अच्छी मजबूती के संकेत दे रहा है। हाफ सेंचुरी मारकर 19,900 के पास खुलने की तैयारी करता हुआ दिखा। विंडफॉल गेन टैक्स बढ़ा है और हवाई ईंधन हुआ है महंगा। तो तेल कंपनियों के लिए अच्छी खबर। देखते हैं आज किस तरह का एक्शन दिखता है, लेकिन बाकी कंपनियों के लिए थोड़ा नेगेटिव असर भी, स्पेशली एयरलाइंस कंपनियों के लिए। मारुति के आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे, और कुछ वायदा कारोबार की कंपनियों के भी रिजल्ट्स आए हैं। आज नतीजों के लिए आज से बड़ा बिजी दिन नहीं है, हल्का फुल्का दिन है। इनफैक्ट आज रिजल्ट्स के लिए आज से दीप देखें तो सबसे कम एक्शन वाला दिन, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद भी एक बड़े दिग्गज में मारुति के ही नंबर से, बाकी छोटे मोटे हैं। और आज कोई बड़े नंबर्स नहीं है, ज़्यादातर छोटे मोटे नंबर्स हैं। तो रिजल्ट्स के लिए आज से आज थोड़ी सी सांस लेने की फुर्सत आपको, हमको, सबको मिलेगी। तो एक रिजल्ट के लिहाज से आज थोड़ा कम एक्शन वाला दिन है। एक्शन ऐसा नहीं है कि नहीं है तो सही, लेकिन कम एक्शन वाला दिन है। चलिए, तो रिजल्ट्स पर थोड़ा ब्रीदर है, बट रिजल्ट रिव्यू जरूर लेना है अनिल जी के साथ। स्टॉक्स पर बात करनी है। एक बार पहले बाजार पर एक दो चीज़ों की बात करना चाहूँगा सर। कल यूएस में कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर तो दिख नहीं रहा था, कोई बड़ा डेटा भी नहीं निकल कर आया, बट बाजार पॉजिटिव है। और स्पेशली डाउ का अगर आप इंट्राडे देखेंगे तो आखिरी 1-1.5 घंटे में मूव आई, और स्पेशली आखिरी 10-15 मिनट तो बहुत ही एक्टिव हो गए थे। तो कुछ तो अमेरिकी बाजार को अच्छा दिख रहा है उनके बारे में। कल हम इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बिना किसी वजह के बढ़े, बिना किसी खबर के बढ़े। और कल सिमिलरली वैसा ही होता दिखा। बिना किसी वजह के अमेरिकी बाजार दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए, और दिन की ऊंचाइयों पर जो गए वो अमेरिकी बाजारों में ये तेजी आप क्वांटिटी से मत देखिए। आप कह सकते हैं कि 300-350.1% होता है डाउ में। 1/4% बढ़ना 100 पॉइंट कौन सी बड़ी बात है। बात बड़ी ये नहीं कि आप कितने पॉइंट बढ़ते हैं, बात बड़ी तो एक तो ये है कि आप हरे निशान में बंद होते हैं। दूसरा है कि 16 ट्रेडिंग सेशन से आप उस हरियाली को मेंटेन कर रहे हैं। तीसरा ये है कि आप सिर्फ अकेले नहीं बढ़ रहे हैं। नेस्डेक, रसेल 2000, S&P 500, यानी कि ब्रॉड बेस्ड तेजी है। रसल तो कल 1% ऊपर, 1% बढ़ा है, अच्छी मजबूती के साथ बढ़ा। तो ब्रॉडर मार्केट अमेरिका के भी मजबूत है। इनफैक्ट आप अगर मैं ये कह दूं कि कल अमेरिकी बाजारों ने हमारी नकल मारी है तो गलत नहीं होगा। आप देख लीजिए जिस तरह से हम भी हल्के फुल्के खुले, थोड़ा लाल निशान में भी गए, दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए कल अमेरिका। और आखिरी आधे पौन घंटे में हमारा भी एक्शन बढ़ा, सेम उनका भी आखिरी आधे घंटे में एक्शन बढ़ा। हमारा भी ब्रॉडर मार्केट मजबूत था। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 1% मजबूत थे। रसेल 2000, S&P 500 को देख लीजिए, वहाँ पर भी वैसे हुआ। सो अमेरिकी बाजार हमारी नकल मार रहे हैं, ऐसा हम एक आध बार के लिए बोल सकते हैं। ऐसा कुछ बाकी ज़्यादा गलत फहमी तो हमें है नहीं। वो कभी कभी होता है ना, क्लास में बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है, उसको भी एक आध क्वेश्चन में किसी की जरूरत पड़ जाती है, वैसा हाल है। बाकी तो हम उन्हें देख के अभी भी डिसाइड करते हैं। बट इन एनी केस अमेरिकी बाजार में जो तेजी है वो बिना खबरों के ऊपर बढ़ने को मैं बहुत अच्छी क्वालिटी तेजी मानता हूँ। तो कल दो तरह की क्वालिटी वाली तेजी हुई है अमेरिकी बाजार में। एक तो ब्रॉड बेस्ड रैली थी, सभी जगह हुई, और दूसरा ये कि बिना खबरों के आप बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका मोमेंटम स्ट्रांग है, फ्लोज हैं आपके पास, लोगों का व्यू बाजार को लेकर क्लियर है। और आखिरी आधे घंटे में आप जब तेजी के साथ डे हाई पर बढ़ते हैं तो उसकी दो ही चीज़ें हो सकती है। एक, शॉर्ट कवरिंग हुई हो, और दूसरा कल को लेकर आपका आउटलुक पॉजिटिव हो कि कल फिर से आप ऊपर खुलेंगे। नहीं तो फिर जरूरत क्या है 3:30 बजे अगर हम आज बंद हो रहे हैं और हमें अगर कल को लेकर पॉजिटिव नहीं तो 3:30 बजे कोई क्यों खरीदे? करेक्ट सर, नेक्स्ट डे खरीद लेंगे आके। कहाँ जाने वाला है? एग्जैक्टली। या तो शॉर्ट कवरिंग करनी होगी, भाई मैंने दिन के दौरान शॉर्ट कर दिया था, डे हाई पे बंद हो रहा, मुझे काटना ही पड़ेगा। एक तो वो रीजन हो सकता है, और वो रीजन भी तब होता है या तो डे ट्रेडर्स के लिहाज से। पोजिशनल ट्रेडर अगर फिर से उम्मीद करे कि कल फिर ऊपर होगा तो काटने की पोजिशन आपकी निकल कर आती है। सो आई थिंक अमेरिकी बाजारों में जो मैं साइज़ पर नहीं जा रहा, मैं क्वालिटी पर जा रहा हूँ। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से उनकी जो तेजी की क्वालिटी है मुझे पसंद आ रही है ना सर? मुझे पसंद आ रही है। जुलाई का महीना भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत बढ़िया महीना रहा है। और जुलाई का महीना कौन सा, लगातार कितने
डाउ में 2, हाँ, नैस्डैक में 5। नैस्डैक में 5 महीने लगातार तेजी के साथ बंद हुए हैं। बहुत बढ़िया मतलब महीना, हमारा भी जुलाई का महीना बहुत तगड़ा है। मैं वही उसी पे आ रहा था कि चलिए पहले लगातार तेजी की बात कर लेते हैं, ये बात निकल कर आई, फिर कल के सेशन की भी समझेंगे। हमारे बाजार भी अनिल जी, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों 5 महीने से मजबूत हैं और ये बहुत ही मजबूत और इंटरेस्टिंग ट्रेंड। और दीप, खुशी की बात ये कि हमने इस ट्रेंड को मार्च के अंत में पकड़ लिया था सही वक्त पर कि अच्छी तेजी का ट्रेंड बन रहा है। इस बार आपको जल्दी से नहीं बेचना है। मतलब इस पूरी तेजी की लर्निंग से अगर कोई एक बनी है तो ये कि आप हड़बड़ी में और जल्दबाजी में एग्जिट मत करिए। नहीं तो जनरली होता है कि आप फटाफट बेच देते हैं, बना 10-20% चलो निकल जाओ। लेकिन ये इस तेजी में 10-20% बनाने वाली तेजी नहीं थी, ये 50-100-150% बनाने वाली तेजी। और अगर आप 4 महीने में देखें तो कई सारे स्टॉक आपको ऐसे मिल जाएंगे जो 50 से 100% बढ़े हैं। जुलाई का महीना कुछ विशेष ही मजबूत रहा है, अच्छा रहा है। और इनफैक्ट हमने कुछ डेटा निकाले हैं कि जुलाई की चाल कैसी रहती। तो ये जो हुई है जुलाई महीने में, हम लगातार जो मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं, पाँचवा महीना पिछले 10 साल के डेटा जो बता रहे हैं, पिछले 10 साल में सिर्फ 4 बार ऐसा हुआ है बैंक निफ्टी में जब हम लगातार 5 महीने तेजी के साथ बने हुए। और निफ्टी में पिछले 10 साल में सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है। मतलब 2 साल में 1 बार होने वाली ये घटना है। 24 महीने में 1 बार ऐसा होता है जब 5 महीने तक लगातार पॉजिटिव रिटर्न मिले निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में पिछले मतलब 10 साल में 4 बार ही हुआ है। यानी कि 2.5 साल में 1 बार होने वाली घटना है कि आपको लगातार 5 बार पॉजिटिव रिटर्न दे। तो जुलाई के महीने की तेजी इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको महीने दर महीने लगातार पॉजिटिव आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ इसमें काउंटर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अच्छा 10 साल में ऐसा ही 5 ही बार हुआ है कि 5 बार बने, तो अब तो नहीं बढ़ेंगे फिर अगस्त में? सवाल आ सकता है, आना भी चाहिए। तो 5 से ज़्यादा बार बढ़ने का रिकॉर्ड भी आपको बता दूं, निफ्टी ने पिछले 10 साल में 2 बार ऐसा हुआ है जब 6 बार तक रिटर्न दिया। हाँ, 6 से ज़्यादा बार बढ़ने का मामला पिछले 10 साल में नहीं है। 20 साल में मिल जाएगा, 10 साल में नहीं है। तो अभी भी अगर इतिहास को दोहराना है तो अगस्त का महीना उस लिहाज से अगर तीसरी बार पॉजिटिव होता है तो ये 10 साल में तीसरी बार ऐसा होगा कि आप लगातार 6 महीने पॉजिटिव हो रहे हैं। बट अब अगस्त का महीना लंबा महीना है थोड़ा सा, सीरीज़ के लिहाज से भी और वैसे भी। सो लेट्स सी क्या होता है। और बैंक निफ्टी पिछले 10 साल में सिर्फ एक ही बार 6 बार पॉजिटिव बंद हुआ है। सो बैंक निफ्टी के लिए चैलेंजेस ज़्यादा हैं और पॉजिटिव बंद होने के लिए अगस्त महीने में और पॉजिटिव रहने के लिए। निफ्टी के लिए अभी भी स्कोप है क्योंकि निफ्टी अगर 10 साल में 5 बार 5 महीने लगातार तेजी में बंद हुआ है तो, और लगातार 2 साल ऐसा हुआ है जब 6 बार तेजी में बंद हुआ, तो एक बार और कमाल कर दे तो कोई बड़ी बात है नहीं मेरे ख्याल से। सो इंटरेस्टिंग है ये सारे कुछ डेटा हैं जो अगस्त को लेकर है। मैंने कहा कि अगस्त के डेटा आपको दे दूँ तो मूड माहौल अच्छा रहना चाहिए, है तो अच्छा है। और अगस्त में दीप पिछले 5 में से, हम अगस्त सीरीज का जब स्टार्टिंग में शुक्रवार को हम विश्लेषण कर रहे थे, पिछले 5 में से 4 सीरीज अगस्त की पॉजिटिव रही है। और पिछले 10 सालों में अगर अगस्त की सीरीज देखें तो 5 बार पॉजिटिव, 5 बार नेगेटिव। और जो नेगेटिव रही वो शुरुआत के मतलब पीछे वाले 5 सालों में ज़्यादा रही। ये 5 साल जो अभी हाल ही के गए हैं इसमें अगस्त की सीरीज उतनी खराब है नहीं। एक ही सीरीज छोड़ दीजिए जो नेगेटिव थी, बाकी 4 सीरीज पॉजिटिव हम रहे हैं। तो पॉजिटिव साइड पर हम ज़्यादा हैं, नेगेटिव साइड पर कम है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, कंपनियों की कमाई ठीक आ रही है, फ्लोज मजबूत है। अगर कोई ग्लोबली कुछ खराब हो जाए दीप, वही मूड माहौल बिगाड़ सकता है अगस्त महीने का। अगर ग्लोबली सब ठीक है तो अगस्त महीने में कोई खास समस्या है नहीं, कोई खास समस्या। मतलब जो नॉन फैक्टर्स हैं उसमें मंदी नहीं है। नॉन फैक्टर्स क्या है, आपको पता है कि एफआईज बेच लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास पैसे हैं। नॉन फैक्टर्स क्या, घरेलू फंड नहीं खरीदेंगे, इसकी चांसेस दिखते नहीं। नॉन फैक्टर्स रिजल्ट बहुत ख़राब आएंगे, ज़्यादातर दिग्गजों के आ चुके हैं, अब थोड़े बहुत और आएंगे तो मतलब वो मार्केट मूविंग रिजल्ट्स नहीं है जो इंडेक्स को ख़राब कर दें। नॉन फैक्टर्स में एक ये कि भाई अगर ग्लोबल मार्केट्स ख़राब हो जाए, वो आपको हमें पता नहीं कि मेक और ब्रेक वाला मामला, क्योंकि अब आप धीरे धीरे अमेरिका के डेटा को भी देखेंगे, महंगाई को देखेंगे, सितंबर की पॉलिसी की बात करेंगे, हमारे यहाँ भी पॉलिसी आने वाली है। सो अननोन फैक्टर से कोई घट जाए कर जाए तो अलग बात है। नॉन फैक्टर्स तो ज़्यादातर बाजार को पता है और उस लिहाज से बहुत घटने की जगह नहीं है। हाँ, हल्का फुल्का करेक्शन हो जाए, कंसोलिडेशन हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और वो भी काफ़ी है। अगस्त के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ना भी बढ़ें, ज़्यादा घटे नहीं, तब भी मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को अपने आप को मेंटेन कर लेगा। राइट।
ये बात है। ये बात है। और अच्छी बात है कि अगस्त के महीने की शुरुआत के लिए कोई बहुत ज़्यादा लोग सारे पॉजिटिव हों। दीप, इस मार्केट की सबसे बड़ी खूबी और खासियत इस वक्त यही है कि आप लाइफ हाई पर हैं। ये वो लेवल से जो ज़िंदगी में हमने सबने कभी देखे नहीं। करेक्ट सर। लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं कि मतलब अनाप शनाप तेजी वाली फीलिंग हो, यूफोरिया हो, आज मुझे सुबह उठते ये 4 स्टॉक लेने हैं और 4 में से पता चला कि 2 तो हाथ में ही नहीं आए, एक मिला तो 4% ऊपर मिला, 2% ऊपर मिला, वहाँ 4% ऊपर खरीद के फिर आप और 4% की उम्मीद करो। ऐसा किधर? ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सो आई थिंक यूफोरिया है नहीं, लोग अभी भी डरे हुए हैं, तेजी पर भरोसा कम कर रहे हैं और इसीलिए बाजार जल्दी से और ज़्यादा से गिरेंगे नहीं। तो परेशानी वैसी नहीं है अभी तक तो बिल्कुल नहीं है। अननोन फैक्टर मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, नॉन फैक्टर से कोई खास डर नहीं। एक सवाल आया जब आप ये बात कह रहे थे, इसे एक तो इरेशनल यूफोरिया कभी कभी आता है तेजी में, वो नहीं है, इसे डर माने लोगों का कि शायद उतना भरोसा नहीं है रैली में, या इसे एक तरह की इन्वेस्टर्स की मैच्योरिटी माने कि इन्वेस्टर्स समझ गए हैं कि मौका मिलते रहेगा, जरूरी नहीं कि हर दिन हर बार हर भाव पर कुछ नहीं। मैच्योरिटी तो तब होती थी जबकि आप डाल देते 16,800 17,000 पे पूरा भर लेते, तो वो नहीं है। मैच्योरिटी है सिर्फ एक जगह, जो SIP कर रहे हैं। SIP वाले इन्वेस्टर्स ने कहीं अपनी SIP रोकी नहीं, निकाली नहीं, और बीच में थोड़े वक्त रिटर्न नहीं आया तो डरे घबराए नहीं। तो मैच्योर है तो वही है। बाकी तो मार्केट के बड़े बड़े, मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर गिनती में आप मार्केट के 50 टॉप पार्टिसिपेंट्स को गिनो, जो HNI, अल्ट्रा HNI और बड़े ब्रोकर्स, इंटेलेक्चुअल मार्केट के लोग जो अपनी ओपिनियन, 50 में से आपको 40 ये बोलेंगे कि मैं फुली इन्वेस्टेड नहीं हूँ अभी भी। हाँ, फुली से मतलब ये कि जितना मुझे लेना चाहिए उतना मैं नहीं ले पाया और मिस कर रहे हैं, क्योंकि 4 महीने से जिस तरह की तेजी हो रही हो, ये फैक्ट है एक्चुअली। सो अभी भी बड़े लोग भी पूरा भर भर के ले नहीं पाए। क्योंकि सबको पता है, आपको हमको सबको पता है, और जिन लोगों ने मार्केट में 40 साल 30 साल बिताए उनको मालूम है इस तरह के 4 महीने बहुत कम आते हैं जब अनाप शनाप एक तरफा बहुत बढ़िया तेजी बने। लेकिन इस बार की तेजी की खासियत है कि तेजी जो बन रही है क्वालिटी स्टॉक्स में बन रही है। जिनके रिजल्ट खराब है वहाँ तेजी नहीं बन रही, जो कंपनियां डिलीवर नहीं कर रही, जहाँ प्रोमोटर्स को क्वेश्चन मार्क है वहाँ तेजी नहीं बन रही। तो तेजी वहीं बन रही है जहाँ पर फंडामेंटल्स मजबूत है। उसके बावजूद अगर हम मिस कर गए तो वो तो दिख ही रहा है। तो इसलिए इस बार यूफोरिया मिसिंग है, और यही वजह कि मार्केट आपको घटते हुए नजर नहीं आते, और फ्लोज का पूरा सपोर्ट है। अगर FI थोड़ा बहुत बेच दे तो लोकल फंड तैयार है, लोकल बेचने की कोशिश करें, FI लेने आए तो लोकल दे देते हैं। सो आई थिंक बैलेंस है फ्लोज के लिहाज से भी, और इसलिए मार्केट टिके हुए हैं और रहेंगे भी। कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, आज की स्ट्रैटेजी समझे, उससे पहले जो कल रिकवरी हुई है, डेज हाई पर हम बंद हुए हैं, स्पेशली आखिरी 1.5-2 घंटा जो बहुत ही एक्टिव था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। दीप, देखिए ये मार्केट बहुत क्लियर कट है, जिसमें न तो आपको ओवर पेसिमिस्टिक होना चाहिए, मतलब जरूरत से ज़्यादा मंदी सोचे, और न अनाप शनाप तेजी सोचे। व्यू अगर आप एक तरफा बनाकर चलना चाहते हैं, और अगर आपको बहुत ज़्यादा तेजी मंदी दोनों समझ में नहीं आती, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आपके लिए परफेक्ट है। ट्रेंड तेजी का है, गिरावट में खरीदारी करनी है। लेकिन अगर आप दोनों तरह के ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे पर आपको लेना है, ऊपरी सिरे पर आपको बेचना है। और कल जो हुआ एक्शन, उस कल के एक्शन में मुझे जरा भी सरप्राइज नहीं, क्योंकि कल सुबह कई बार क्या होता है, लोगों से मिलने से आपको पता चलता है कि मार्केट अपना कलेक्टिव विजडम में क्या सोच रहा है। और वीकेंड पे मैं 3-4 जो कॉन्फ्रेंसेस करके आया तो उससे मुझे समझ में आ गया कि सबका व्यू मंदी का हो। कल मैंने पहली चीज़ आपको कल सुबह यही बोली, हर आदमी मंदी में। 2 दिन मार्केट ना चले सब मंदी में आ जाते हैं। करेक्ट सर। तो अब 2 दिन चलते वापस सब तेजी में आ जाए, वो भी गलत है। वो भी गलत है। तो एक्सट्रीम व्यू बनाना बंद करें मार्केट में। मार्केट को एक ट्रेडिंग मार्केट की तरह देखिए, और ये मार्केट ऐसा है जो थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के मूड में, रेंज में समय बिताने के मूड में, समझ गया। और अच्छी तेजी होने के बाद थोड़ा अगर हम यहाँ रुकते ठहरते तो अच्छी बात है। सो इसलिए मुझे लगता है कि अभी भी तेजी का ट्रेंड बरकरार है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अनाप शनाप भाग के आज ही कल ही 20,000 के पार निकल जाए, वैसी तेजी भी नहीं लग रही, और बहुत जोर से घट जाए वैसा भी नहीं। और इसलिए आपको कुछ सपोर्ट कहीं न कहीं से आता दिखेगा, तो कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिससे रुकावट आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपके लिए संकेत ग्लोबल मार्केट से तेजी के है। ग्लोबल आपको लगातार सपोर्ट कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा है, और आपको एक गैप से ऊपर ओपनिंग दे देता है। बिल्कुल। अब कल के सेशन में कायदे से
एफआईज की खरीदारी के नंबर्स आने चाहिए, लेकिन आए नहीं। न कैश मार्केट में कल उन्होंने खरीदा है, न वायदा कारोबार में स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदा है, तो ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको एफआईज की दिख रही है। लेकिन कल के सेशन में उसको ऑफसेट करने के लिए एक बहुत खतरनाक चीज हुई है जो आप आमतौर पर देखते नहीं है, 2,500 करोड़ की बाइंग बहुत बड़ा लोकल फंड्स की। ये कहाँ से निकल कर आई समझ भी नहीं आया। तो कल लोकल फंड्स ने बाजी मारी है और कल काफ़ी ट्रेडर्स ने खरीदारी की है। सो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है, ब्रॉड बेस रैली हुई है, हफ्ते की दमदार शुरुआत हुई। मेरा ये समझना थोड़ा सा वक्त निफ्टी 19,500 20,000 की रेंज में बिताना चाहता है। 20,000 के पार निकल कर टिकेंगे, नया लाइफ हाई बनाएंगे, अलग जोन में जाएंगे और फिर 100-200 पॉइंट के लिए नहीं निकलेंगे, थोड़ा और बड़ी तेजी के लिए निकलेंगे। 19,500 के नीचे आएंगे तो 400-500 पॉइंट की रिस्क नीचे खुलती है, फिर 18,800 19,000 की आपकी सपोर्ट रेंज हो जाएगी और 20,000 के पार निकले तो मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएंगे क्योंकि ब्लू स्काई जोन होगा, लेकिन बढ़ेंगे 500-700 पॉइंट तो फिर हमें बढ़ना ही चाहिए। सो आई थिंक 19,500 20,000 की रेंज में थोड़ा समय बिताना चाहता है बाजार, बिताने दें। और वही है सिंपल, 19,500 19,600 के आसपास आए लेने की जगह बनती है, 19,900 20,000 के आसपास आए देने की जगह बनती है। और बैंक निफ्टी भी कमोबेश वैसे ही दिखा रहा है, 45,200 45,400 की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट है दीप। ये 200 पॉइंट की रेंज अच्छा सपोर्ट दिखा रही है। ऊपर में 46,100 46,300 की रेंज में आती है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा इस रेंज में वक्त बिताना चाहता है। लेट्स वेट फॉर द ब्रेकआउट्स, आने दीजिए, तब तक चल रहा है, चलने दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप 50 पॉइंट ऊपर खुल रहे हैं, 100 सवा 100 150 पॉइंट ऊपर हो जाए कल की तरह, वहाँ प्रॉफिट बुक करिए, बिंदास करिए। समझो आपको 18,875 18,900 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऊपर के रेंज में आपको सब अच्छा लगेगा। हो सकता है ब्रेकआउट भी दे दे 20,000 का, दे देगा तो 100 पॉइंट ऊपर के जाने दो, जो 19,900 में ले रहा है उसको भी कमाने दो। पूरे दुनिया का धन आपको थोड़ी चाहिए, करेक्ट है ना। सब कमाए तभी तो। अगर जो बेचने वाला है वो हमेशा पैसे ही खोता रहेगा तो खरीदे बेचेगा कौन अगली बार, करेक्ट है ना। तो दोनों तरफ के लोगों को पैसा बनना चाहिए, तभी तो मज़ा है। शॉर्ट सेलर भी बनाए, लॉन्ग ट्रेडर्स भी बनाए। हम कई बार लोग मम्मी बोलते हैं आप ज़्यादा तेज़ी की बात करते हो। तेज़ी की बात करने के दो ही रीजन है मेरे, एक तेज़ी है इसलिए तेज़ी की बात करता हूँ और आपके सामने दिख रही है। दूसरा ये 90% लोग 95% लोग तेज़ी करके पैसा बनाते हैं, तो हम डेमोक्रेसी में बहुमत के साथ होते हैं हमेशा। सिंपल, करेक्ट सर, ठीक है, चलिए बढ़िया है। वैसे कल जो ओपनिंग पर स्ट्रैटेजी पकड़ी थी कि डिप आए खरीदारी करिए, वहाँ से लोगों का अच्छा कल इंडेक्स में अच्छा ट्रेड बना। बिल्कुल। सो डे लो से डे हाई की यात्रा हमेशा अच्छी रहती है और उसमें आपको एंट्री और एग्जिट दोनों परफेक्ट मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, नीचे के भी लेवल इसलिए कहा कि जहाँ खुल रहा है वहाँ थोड़ा लीजिए, नीचे आए तो थोड़ा ज़्यादा लीजिए। और ऊपर में जो 775 के ऊपर के लेवल है एग्जैक्टली वहीं पहुँचा है। बैंक निफ्टी भी 45,700 725 के आसपास के लेवल तक एग्जैक्टली वहीं पहुँचा है। तो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है दीप। इससे बढ़िया मार्केट में कल भी यही बोल रहा था, इससे बढ़िया ट्रेडिंग मार्केट आपको मिलेगा नहीं। इस सपोर्ट पे रुक रहा है, रेजिस्टेंस पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका दे रहा है। आज भी वैसे होना है। आज के संकेत बता दूं, बिल्कुल क्या आप रखने नजर? कल के हैं वही आज, कोई बदलाव नहीं। ग्लोबल पॉजिटिव, एफआई नेगेटिव, डीआई पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटिमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव और ट्रेंड पॉजिटिव। 19,650 19,700 आज का पहला सपोर्ट जोन और उसके ठीक नीचे 19,565 से 19,600 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए निकल कर आता है। ऊपर की तरफ 19,775 19,830 ये पहली रेंज है रुकावट की, जहाँ तक हम पहुँचेंगे फिर देखेंगे आगे क्या कुछ करना है। पार करके निकले तो 19,850 19,885 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ये आज के लिए आपकी रेंज। बैंक निफ्टी 45,400 45,550 आपके लिए पहला सपोर्ट जोन है। इसके अगर नीचे आते हैं तो 45,225 से 45,350 की रेंज में आपको खरीदारी करने के बढ़िया मौके बनेंगे, जहाँ पे आपको शॉर्ट्स भी काटने चाहिए। ऊपर की तरफ 45,800 45,925 पहली रेंज, ये तो टेस्ट करेंगे ही आज। इसके बाद देखते हैं इसके ऊपर निकल कर क्या कुछ आज होता हुआ है। 46,075 46,175 ये ऊपर की रेंज है जहाँ पर आपको लगाना है प्रॉफिट बुकिंग का मामला। ठीक है सर, गॉट इट, बड़ी रेंज हो गई। कल पोजीशन सर, पुट कॉल रेशियो और एफआईएस की पोजीशन? एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन और घट कर आई 54 से 51%। आई एम हैप्पी। 20% घट गए हैं सर। आप बढ़िया है, जितने लाइट रहे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, हम ले लेंगे। आप तो हल्के रहो, आप हल्के रहो, बिना मतलब बेचना मत। मतलब और मैं तो एक और चीज़ बोलता हूँ, ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पे बेचने क्या तकलीफ है? 19,500 आके ना बेचे, करेक्ट। लेवल मत तोड़ो भाई। बेचो रेंज में आपको जितना बेचना है, ऊपर के लेवल पे बेचो, नीचे मत बेचो। नीचे मत बेचना,
ये सही बात है। हाँ, वैसा वाला हाल है। सो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पुटकॉल रेशियो 1 पर कंफर्टेबल है, बैंक निफ्टी का भी ठीक है, विक्स थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है सर। स्टॉप लॉसेस मौजूद है पोजीशंस के? 19,550 एक ही है अपना, यही इंट्राडे और क्लोजिंग। अगर किसी को इंट्राडे छोटा रखना है तो आप अपने हिसाब से छोटा भी कर सकते हो, 19,600 कर लो, आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस ट्रिगर करो, बट वैसे 19,550 ही आपका स्टॉप लॉस होता है, ये क्लियर। और बैंक निफ्टी का इंट्राडे का स्टॉप लॉस 45,200, क्लोजिंग 45,400, यही मेंटेन करिए। कल भी ये ट्रिगर नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। गॉट इट। ठीक है सर। शॉर्ट साइड पे इंट्राडे 19,900 है और क्लोजिंग 19,850। देखिए सेकंड बेस्ट क्लोजिंग दीप आपको अपने को निफ्टी में मिली हुई है। सबसे बेस्ट क्लोजिंग तो 19,989, 19,980 समझ लो राउंड फिगर में, ठीक है, 19,980 की बेस्ट क्लोजिंग मिली हुई है। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है 19,833 की है। तो अगर सेकंड बेस्ट क्लोजिंग के ऊपर ही बंद हो जाता है 19,833 के ऊपर, तो काट लेना चाहिए। इसलिए मैंने क्लोजिंग स्टॉप लॉस 19,850 रखा है और इंट्राडे स्टॉप लॉस 19,900। ठीक है, डन, गॉट इट। चलिए नई पोजीशंस पर आते हैं सर। फिर आज लग रहा है, कल तो खैर अच्छा डिप मिला, उसके बाद बढ़िया मौका मिला, आज शायद अगर ऊपर भी खुलते हैं बाजार, नई पोजीशंस कैसे बनानी है? खरीदना है निफ्टी और खरीदा है 19,550 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। खरीदने के लिए बेस्ट जगह क्या है? मैं बेस्ट जगह बता देता हूँ आपको। वो है 19,600 से 19,700 की रेंज में, 3 टुकड़ों में, 19,700, 650, 600, तीनों टुकड़ों में लेना, 3 टुकड़ों में। ठीक है। आए तो छोड़ना मत, नहीं आए और आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो सीधा 19,550 का स्टॉप लॉस रखो। क्लियर है? टारगेट जो ऊपर के बनेंगे 19,775, 19,825 दो छोटे टारगेट, 850, 885 के दो बड़े टारगेट, मीडियम टारगेट, और 975 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ठीक है, ये आपके लिए। सो अगर दिन के दौरान कोई मौका मिले और 19,600-700 की रेंज में निफ्टी आए तो वहीं से लपक लेना है आपको, तो नहीं आए तो आपकी लॉन्ग पोजीशन 19,550 का स्टॉप लॉस है, खरीदें, मेंटेन करें। जहां अगर गैप से खुल जाएगा तो मैं आपको खरीदने की राय नहीं दूंगा, गैप से नहीं खुला तो खरीदा जाएगा, जैसे कल दिया था। ठीक है सर। बेचना चाहते हैं 19,825 पे खुलेगा, वहां बेचना नहीं है। अच्छा, वहाँ नहीं बेचना है? ना वहाँ नहीं बेचना। 50 पॉइंट ऊपर वहाँ रिव्यू करना है। फॉर एग्जांपल डाउ फ्यूचर्स पूरे 1 पॉइंट नीचे है ठीक है ना, अगर एक के आगे 2 जीरो लग जाए तब 100 पॉइंट नीचे हो जाए तो 19,825 पे बेचना है। गॉट इट। अगर एक के आगे 2 जीरो लग जाए और ऊपर हो तो यहाँ नहीं बेचना है ना। माहौल देखकर। हाँ, माहौल देख के माहौल देखना बहुत जरूरी है। सो बेचने के लिए बढ़िया जगह दीप है ना 19,875 के आसपास की बनती है। तो जितना 19,875 के आसपास बेच पाओगे आप सुखी रहोगे, इन द सेंस कि स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर होने की चांस कम है। स्टॉप लॉस आपका होगा 20,000 का। टारगेट जो बनेंगे 19,775, 750 दो छोटे टारगेट, 725, 700 के दो मीडियम टारगेट, 650 और 600 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है बिक वाली ऊपर की तरफ। जितना ऊपर 19,900 के नज़दीक बेचेंगे आप सुखी रहेंगे, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी खरीदना है और खरीदने के लिए जो बेस्ट रेंज बनकर निकल कर आती है वो 45,350, 45,475 की है। अब उस रेंज में मिलेगा नहीं मिलेगा मुश्किल है, चांस कम है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस आपको दे रहा हूँ 45,200 का। ओके। वो स्टॉप लॉस लगाकर आप तेजी की पोजीशन में बने भी रहिए। फ्रेश खरीदारी करनी है, फ्रेश खरीदारी भी करिए, गैप से ज़्यादा न मिले तो टुकड़ों में लेते रहिए। और ऊपर के टारगेट जो बनेंगे आपके लिए 45,725 और 45,800 दो छोटे टारगेट हैं, 850, 925 दो मीडियम टारगेट है। उसके बाद 46,000 प्लस के टारगेट निकल कर आते हैं जो कि 46,000, 46,075 और 150 के टारगेट होंगे ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के लिए। जो लोग बेचना चाहते हैं, देखो अगर बेचना है तो ये आखिरी लेवल है जहाँ बेचना है, इसके ऊपर बेचना नहीं है। और ये अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो काट भी लेना। और बेचने की रेंज यदि एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 45,800 से 45,925। अब 45,800 के आसपास आज आप पहुंचेंगे, वहाँ रिव्यू करना है। ओके। देखना है निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है क्या, डाउ ढीला हो रहा है क्या, ये 2-3 सवाल अपने आप से पूछ लेना है। स्क्रीन कैसी दिख रही है, तो नहीं तो 45,925 अच्छी जगह है जहाँ पर आप बेचिए। गॉट इट। अब दिक्कत ये आप ही कहेंगे कि एक तरफ आप खरीदारी की रेंज में भी इसके ऊपर का दे रहे हैं, अगर आपका बेचने का व्यू है तो, बेचने का व्यू नहीं है तो मत बेचिए। बेचने के लिए कायदे से बढ़िया जगह 46,000 प्लस ही बनती है, 46,100, 200 के आसपास, वो सबसे बेस्ट जगह है। अब वो आज आ भी सकता है ना भी आए, लेकिन किसी को अगर बेचने का मन ही है तो 45,925 जिनको करना है, इसलिए मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दे रहा हूँ। मेरी राय नहीं है, मेरी राय 46,100, 46,300 की रेंज में बेचने की होती है। लेकिन अगर नहीं आया और किसी को बेचना है तो यह हम बेचने की जगह है। 46,100 का स्टॉप लॉस रखिए,
45,725, 45,650 दो छोटे टारगेट हैं, 45,575, 475 दो मीडियम टारगेट, 45,415, 350 और 250 तक के फाइनल टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। तो दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में अग्रेसिव ट्रेडर्स कोई बेचने के लिए राय दे रहे हैं और लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए। बैन लिस्ट डबल हो गई, इंडिया बुल्स था बैन में, पीरामल एंटरप्राइजेस भी अब आपको बैन में आ गया। तो आज 2 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के बैन में, दोनों हाई बीटा काउंटर्स हैं, इन पर रखेंगे नजर। डेटा सर, वायदा कारोबार के कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निकल कर आते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। 19,600, 70 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, बेस का काम करेगा। 19,800 ये आपके हल्की फुल्की रुकावट के लेवल, 95 लाख शेयर वहाँ पर है, खुलेंगे आप 19,800 के ऊपर और 19,800, 825 पार करके टिके दीप तो फिर शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि 19,600, 700, 750 हर एक लेवल पर कॉल राइटर है। तो आज जो शुरुआत में आपको सपोर्ट मिलेगा वो खरीदारी का कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि FIs खरीद नहीं रहे, लोकल फंड्स देख कर खरीदते हैं, कूद के नहीं खरीदते, वो आराम से लेते हैं, हड़बड़ी नहीं उनको। तो ऐसे में 19,825 के ऊपर टिकने पर आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा सुबह मिलेगा। तो सुबह सुबह तो शॉर्ट वाले बचा लेंगे आपको, राइट, हाफ सेंचुरी वो मार देंगे 50 पॉइंट ऊपर। बाद में फॉलो बाइंग किसकी और कितनी आती है, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ओके। बैंक निफ्टी एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, 45,500 और उसके आप 150 पॉइंट ऊपर बंद हुए तो कंफर्ट बहुत है। नीचे में 45,500 ऊपर 46,000 के आसपास के लेवल्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है। गॉट इट। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स और आज की पूरी स्ट्रैटेजी। आइए, आज भी स्टॉक्स पर भरपूर फोकस है। पहले लेते हैं अनिल जी से उनका स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। मार्केट के मूड माहौल के साथ 2 स्टॉक ऑफ द डे और दोनों ही एक लॉन्ग एक शॉर्ट है। अच्छा, सो यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, ओके। जैसा आपका जो मूड हो। एक बॉल्ड और कॉन्ट्रा कॉल है शॉर्ट करने पे, जो अच्छा। कुशल शायद हो सकता थोड़े प्रसन्न ना भी हो, कुशल ध्यान से सुनिएगा। मारुति के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की मारुति बेचने, मारुति के फ्यूचर में 9,900 के स्टॉप लॉस से, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बेचिए। ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस दिया है 1% ऊपर का, ज़्यादा नहीं दिया। 10,000 का बनता है वैसे कायदे से देखा जाए, लेकिन मैंने कहा 9,900 काफ़ी है बेचने की राय। और बहुत बड़े ऐसे भी नहीं कि बहुत बड़े टारगेट्स के लिए बेचना है। 9,670, 9,620 और 9,550 ये 3 टारगेट है नीचे की तरफ जिसके लिए बिकवाली करनी है। फ्यूचर्स के लेवल है। क्यों बेचना है? पहले तो रिजल्ट्स जो आए मारुति के रिजल्ट मिक्स है, बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते। रेवेन्यू थोड़ा सा बेहतर आया है उम्मीद से, लेकिन मार्जिन्स और साथ ही मुनाफा दोनों ही उम्मीद से थोड़े कम रहे। इसकी भरपाई करने के लिए मैनेजमेंट ने अपना आउटलुक मजबूत ही रखा है, बोले कि कोई चिंता न करें, मार्केट शेयर बढ़ाते रहेंगे और माहौल ठीक है। तो इसलिए कुछ अच्छा कुछ खराब है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो हुई कि सुजुकी का जो गुजरात का प्लांट है वो मारुति ने बुक वैल्यू पर लेने का फैसला किया है 12,700 करोड़ में। ये प्लांट मेरे ख्याल से 2014 के आसपास लगाया गया था, 2014-15 में लगाया गया था। और जब ये प्लांट लग रहा था तो सुजुकी ने पूरा पैसा लगाया। अगर उस समय ये चिंताएं थी कि अगर मारुति पैसा लगाती है और ये प्लांट खड़ा करती है तो हो सकता है कि अगर प्लांट न चले तो मारुति का कैपेक्स बड़ा हो जाएगा। तो सुजुकी ने पैसा लगाया, 5-7 साल से प्लांट अच्छा भी चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। तो मारुति ने बुक वैल्यू पर लेने का फैसला किया। तो ये न बहुत पॉजिटिव न नेगेटिव, क्योंकि देखिए कोई 13,000 करोड़ मारुति के लिए बड़ी बात है नहीं। 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट डेट म्यूचुअल फंड में पड़े तो पैसे तो इनके पास है। अब स्ट्रीट इसको कैसे लेती है वो देखने वाली बात है। शायद 3-4% से इनकी अर्निंग्स थोड़ी सी कम हो सकती है। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें, मतलब मैं इनको बहुत नेगेटिव नहीं मानता। इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए इग्नोर है, रिजल्ट भी इग्नोर है और ये प्लांट एक्विजिशन भी इग्नोर है। ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए। बाकी अगर आप एज एन इन्वेस्टर मारुति को होल्ड करते हो तो आपके लिए कुछ हुआ ही नहीं, समझ लीजिए। अच्छा, फॉरगेट इट। ये प्लांट लिया उसको भी भूल जाओ, रिजल्ट को भी भूल जाओ, बने रहो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए आज से, तो फिर इन दोनों चीज़ों के दम पर एक थोड़ा बिकवाली का मौका बन सकता है, वो भी छोटा 2-3%, उससे ज़्यादा मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। ये मारुति आपके लिए। गॉट इट। दूसरा स्टॉक है जहाँ खरीदारी करने की राय, और वो है बहुत मुश्किल से मेरे रडार पे आता है, दिल पे पत्थर रख के मैं जनरली खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ इसमें, वो है बंधन बैंक। लेकिन चलेगा जी। और मतलब किसी भी स्टॉक से हमारा कौन सा प्यार और कौन सी नफरत, करेक्ट, अच्छा लगता है तो बाय दे देते हैं, खराब लगता है तो सेल दे देते हैं। बंधन बैंक में भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। 225 के आसपास फ्यूचर्स बंद हुए हैं, 222 का स्टॉप लॉस लगाएं। 3 छोटे टारगेट है, 227, 231, 233 के आसपास के, जिनके लिए करनी है आपको खरीदारी। और क्यों करनी है? 2 रीज़न है। एक तो बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिन्होंने टारगेट 260 से बढ़ाकर 300 किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसका इम्पैक्ट दिखेगा आपको, आता भी है।
मेरिल की रिपोर्ट पर जनरली अच्छा बंधन बैंक का एक्शन फॉलो अप बाइंग वगैरह दिखती है। दूसरा, सोसाइटी जनरल ने कल 2.25 करोड़ शेयर 218 रुपये 219 रुपये के दाम पे खरीदे भी हैं, बड़े इन्वेस्टर्स की भी एंट्री हुई। तो इन दोनों के चलते मुझे लगता है कि आज बंधन बैंक थोड़ा कमाल कर सकता है। 4-5% तो बनता है दीप, बनता है ना। हाँ, मरा पिटा हुआ भी है, थोड़ा बनता है 4-5%। रिजल्ट भी बड़े ख़राब आए थे जी। हाँ, कल बड़ी वो जो ब्लॉक डील हुई थी उसके बाद थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा एक्शन बनना चाहिए। तो आज ये स्टॉक, बाकी रिजल्ट्स आए वो तो आप कहें तो मैं बताऊँ। आइए बिल्कुल रिजल्ट रिव्यू लेते हैं अनिल जी के साथ। बताएं सर। आज एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं जो बड़ा तोड़-फोड़ हो एकदम, जिसको देख के लगे कि ये स्टॉक तो 5% बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बड़ा सुस्त मिक्स है रिजल्ट। पावर ग्रिड के रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट्स सारे पैरामीटर्स पे आप देखेंगे तो बिलो एस्टिमेट है, लेकिन सामने आपको सपोर्ट मिल जाएगा। बोनस इशू किया है कंपनी ने, 3 शेयर पर 1 शेयर का बोनस है। पावर की डिमांड अगले 2 क्वार्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, तो वो डिमांड के चलते और सपोर्ट मिल ही जाएगा। रिजल्ट्स के पहले चूंकि थोड़ा भागा हुआ है, हो सकता है थोड़ा घट जाए, 2-3% घट जाएगा तो नीचे बाइंग आ जाएगी। तो मतलब रिजल्ट्स पे वैसे भी पावर ग्रिड बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाता नहीं है, लेकिन जिस तरह का रनअप हुआ है उसको देखते हुए तो रिजल्ट्स खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा गिरेगा तो इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। बाकी रिजल्ट्स में सब मिक्स से हैं, कोई मतलब ऐसा बॉश बहुत अच्छे नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। ऑटो सेक्टर की मजबूती नीचे में सपोर्ट मिल जाएगा अगर थोड़ा 1-8% नीचे खुला तो। वैसे भी वो ट्रेडर स्टॉक है नहीं। पेट्रोनेट एलएनजी रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन वो भी रिजल्ट्स का स्टॉक है नहीं। बॉश रिजल्ट का स्टॉक है नहीं। ओबेरॉय रियल्टी के नंबर्स हर एक लेवल से लिहाज से ख़राब है, लेकिन वो रिजल्ट के हिसाब से नहीं, अलग ही चाल चलता है। तो खाली ये है कि अगर घटना है तो ओबेरॉय रियल्टी घटने के लिए ठीक है, क्योंकि बढ़ा हुआ स्टॉक है। पिछले हफ्ते भर में भी 5% भागा है, 22% 3 महीने में बढ़ गया। तो अगर घटना है तो ये घटने के लिए बढ़िया स्टॉक है। और जनरली रियल एस्टेट में सारे कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, करेक्ट, इसके छोड़कर। लेकिन इसके रिजल्ट में एक ही समस्या है दीप, इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देख ही नहीं सकते। प्री सेल्स के जो नंबर आते हैं ना, इनका जो मेथड है वो उस हिसाब से जो बुकिंग का है उस हिसाब से इनके रिजल्ट का अनुमान लगाना भी भारी काम है। लेट्स सी क्या होता है, बट ओवरऑल ठीक ठाक से सारे नंबर से ठीक है। चलिए, तो ये रहे आपके स्टॉक ऑफ द डे, साथ ही अनिल जी का रिजल्ट रिव्यू भी। आइए फिर बाकी नंबर्स ये भी जान लेते हैं हमारी टीम के साथ और समझते हैं आज के ट्रिगर्स, खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। नुपुर, कुशल और साथ ही आशीष हैं स्टूडियो में। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे कौन से लेकर आए हैं? गुड मॉर्निंग। रिजल्ट सीजन है तो आज फिर से एफएनओ से चोलामंडलम, एस्कॉर्ट्स, पीवीआर, आइनॉक्स के नतीजे आने वाले और कैश की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है, तो काफ़ी सारे रिजल्ट्स आज आते हुए नजर आएंगे। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट पे आज नजर रखने क्योंकि रिजल्ट्स के साथ साथ QIP के जरिए कंपनी जो है फंड भी जुटाने पर विचार करने वाली है, उसका भी अनाउंसमेंट आ सकता है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। साथ ही साथ आज 1 तारीख है तो जो ऑटो सेल्स के डेटा आने वाले जुलाई के महीने के नंबर्स आएंगे उस पर भी रहने वाली है नज़र। मैनकाइंड फार्मा पर भी रखनी है नज़र क्योंकि 50% एंकर लॉक इन जो है 90 डेज़ का वो भी खत्म होते हुए आज दिखेगा, तो इसका भी एडजस्टमेंट यहाँ पे कुछ आ सकता है। एक्सटेट के चलते एक्साइड इंडस्ट्रीज 2 रुपये का फाइनल डिविडेंड है तो आपको प्राइस में यहाँ पे एडजस्टमेंट होता हुआ नजर आ सकता है। JK सीमेंट में भी आपको 15 रुपये का डिविडेंड का एडजस्टमेंट आज के दिन नजर आ सकता है। रिजल्ट्स में पेट्रोनेट LNG जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, यहाँ पे अनुमान से थोड़े बेटर आते हुए दिखे नतीजे। कंपनी की आय देखे तो इस बार वहाँ पे थोड़ा सा डिप है, लेकिन कामकाजी लेवल पे 25% की ग्रोथ दिखेगी, अनुमान से भी बेटर ये आंकड़ा आते हुए दिखा है। मार्जिन्स भी 8% के अनुमान के अगेंस्ट 10% के आसपास आते दिखे हैं। सपोर्ट वॉल्यूम्स की तरफ से आते दिखा है और जो यूटिलाइजेशन लेवल से दहेज और जो कोची प्लांट का है वो भी काफ़ी इंप्रूव होते हुए इस क्वार्टर में नजर आया। फिर तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। ओके, ये है आपके लिए कुछ नतीजे। कुशल, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे? मॉर्निंग दीप, नतीजों की जो सूची है उसको आगे बढ़ाते हुए ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो मार्जिन्स 53.9 से घटकर 52.1% पर आते हुए दिखे। साथ ही कंपनी का मुनाफा 20.2% तक घटता हुआ दिखा है 322 करोड़ पर। साथ ही कंपनी के कामकाजी मुनाफे के लिहाज से भी देखेंगे तो 3.8% तक की गिरावट रही है। लार्जली आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो स्कीम ऑफ एमलगमेशन है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अब 4 कंपनियों की जगह 3 कंपनी यहाँ पर ओबेरॉय रियल्टी में मर्ज होती हुई दिखेंगी, तो ये एक अपडेट है आपके लिए। बॉश लिमिटेड यहाँ पर
पर नंबर्स मिले जुले आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर मार्जिन आप देखिए 12.7% से घटकर 11.2%, अनुमान 13% का था। मुनाफे के लिहाज से इनलाइन नंबर्स हैं 409 करोड़ पर, हालांकि कामकाजी मुनाफा केवल 4% तक ही बढ़ता हुआ नजर आया है। जहाँ तक आईआरबी इंफ्रा का सवाल है, नंबर्स कमज़ोर दिख रहे हैं। यहाँ पर 55% से घटकर मार्जिन अब 47.6% आए हैं। मुनाफे के लिहाज से भी 63% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है और रेवेन्यू फ्रंट पर भी 15% तक का फॉल कंपनी ने दर्ज किया है। सोम डिस्टिलरीज नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, आय के लिहाज से करीबन 38% की ग्रोथ है। साथ ही कंपनी के मार्जिन्स भी सुधरे हैं, 9.6% के मुकाबले 12.7%, और कंपनी का मुनाफा भी 19% की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट घाटे से मुनाफे में आते हुए दिख रही है। यूएफओ मूवीज यहाँ पर नजर रखिए, 2.5 करोड़ का घाटा था, अभी 2.5 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 10.3% से बढ़कर 18.8% पर आए हैं। और अंत में केन्स टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, आय करीबन 50% बढ़ी है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 12.5% से 13.5% और मुनाफा भी काफ़ी बढ़ा है कंपनी का। ओके, ये है आपके लिए कुछ और नतीजे कुशल लेकर आए हैं। नुपुर, नतीजे और खबरें जो आपके पास है उनके बारे में बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले किया इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको Q1 की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आएगी। कंपनी की आय देखें तो 14% की ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आ रही है। कामकाजी लेवल पे 12% की ग्रोथ है। मार्जिन मेंटेन किए हैं 10% पे, और मुनाफा भी देखें तो 16% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। JBM ऑटो, यहाँ पे Q1 की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी की आय 10% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 38% की मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव होते हुए दिखे, 10% से सुधर के 12% के आसपास आते हुए नजर आए। इसके अलावा HD इंफ्रा इंजीनियरिंग, जहाँ पे कंपनी की आय करीबन 22% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें तो 40% की मजबूत ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन देखें तो 18% से बढ़कर 21% के आसपास आते हुए दिखे, और मुनाफा भी 38% की ग्रोथ दिखा रहा है। सुमितोमोटो केमिकल्स भी देखें तो यहाँ पे आपको नतीजे कमज़ोर नजर आएंगे। कंपनी की आय करीबन 27% से घटकर आई है। कामकाजी लेवल पे देखें तो आपको मुनाफा 57% की गिरावट दिखाएगा। मार्जिन आधे होते हुए दिखे, और मुनाफा भी 55% की गिरावट यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। इंडिगो और स्पाइसजेट पे रखेगा नज़र, क्योंकि एयरलाइन कंपनियों को थोड़ा सा झटका लगता हुआ नजर आया, जहाँ पे OMCs ने ATF के दाम बढ़ाए। जो ATF है उसकी कीमतों में 7,728 रुपये की बढ़त अब OMCs की तरफ से आती हुई दिखी है। रिलायंस और ONGC भी आज फोकस रहने वाला है, क्योंकि सरकार ने जो घरेलू क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है उस पर विंडफॉल टैक्स जो है उसे 1600 प्रति टन के हिसाब से बढ़ा दिया है। और डीजल पे भी देखेंगे तो जो ज़ीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसे बढ़ाकर 1 रुपये की, और ये सारी दरें आज से लागू हो जाएंगी। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। ओके, काफ़ी सारे स्टॉक्स और खबरें हैं। कुशल, आपके पास भी कुछ और खबरें बताएं इनके बारे में। बिल्कुल दीप, इसमें सबसे पहले तो यह है कि सरकार ने जो घरेलू नेचुरल गैस के दाम हैं उसको बढ़ा दिए हैं अगस्त महीने के लिए। अब $7.48 प्रति MMBTU से बढ़कर अब ये 7.85 इन्होंने कर दिया है। और ये जो नई गैस प्राइसिंग फार्मूला है उसके तहत ये कीमत डिसाइड की गई। तो इस वजह से तमाम जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, जिसमें गेल, IGL, MGL, ये सभी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर 19 किलो वाला जो कमर्शियल LPG सिलेंडर है वो भी सस्ता किया गया है OMCs द्वारा। इन्होंने 100 रुपये तक यहाँ पर जो दाम है इसके वो घटा दिए हैं। तो ये एक अपडेट ये सभी स्टॉक्स के लिए। साथ साथ DLF पर नज़र रखिए, यहाँ पर प्रमोटर ब्लॉक डील के माध्यम से करीबन 1086 करोड़ रुपए के हिस्सा जो है ये बेच सकते हैं। 503 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 2.16 करोड़ की ये ब्लॉक डील हो सकती है। 0.87% इक्विटी के लिहाज से हिस्सेदारी है। मॉइल, यहाँ पर अगस्त महीने के लिए इन्होंने फेरो ग्रेड्स, SMGR, फाइन्स और केमिकल ग्रेड्स की जो कीमतें हैं वो 5% तक की कटौती यहाँ पर की गई है। साथ ही ITC, यहाँ पर 14 अगस्त को बोर्ड बैठक में Q1 नतीजों पर तो कंपनी विचार करेगी ही, साथ ही बैठक में होटल बिजनेस के डमर्जर के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स पर भी विचार किया जाएगा। RVNL यहाँ पर कंपनी को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण से 2 पैकेजेस के लिए लेटर ऑफ अवार्ड्स मिलते हुए दिखे हैं। सप्लाई और इंटरलेशन जो टेस्टिंग है उसके लिए ये ऑर्डर मिले हैं 150 करोड़ रुपए का और 182 करोड़ रुपए का। और अंत में ओरिएंट इलेक्ट्रिक, जहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जिसके अंतर्गत ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 1.45% की हिस्सेदारी खरीदी है। लगभग 31 लाख शेयर खरीदे हैं। अब हिस्सेदारी कंपनी की बढ़कर 6.3% हो गई है। तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें। फाइनल सेट ऑफ खबरें नुपुर से लेते हैं। नुपुर बताएं।
बिल्कुल, नेटवेब टेक्नोलॉजी जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने करीबन 5% हिस्सेदारी खरीदी है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है नेटवेब टेक्नोलॉजी के लिए। ये स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। CSE जहाँ पे कंपनी में HDFC म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है 2% से, पहले 5% की हिस्सेदारी थी, अब 7% की रह गई। ओपन मार्केट के जरिए ये ट्रांजैक्शन किया गया, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। बल्क डील में बंधन बैंक, जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सोलिडेयर जनरल ने करीबन 2.25 करोड़ शेयर्स खरीदे 218 के भाव पे। और लास्ट में स्पंदना स्फूर्ति जहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने करीबन 8.25 लाख शेयर्स 1% हिस्सेदारी खरीदी है 830 के भाव पे, और प्रमोटर ने बेचा है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है। तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें और साथ ही बड़ा फंड एक्शन जो हुआ है। ब्रोकर रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी जानते हैं आशीष के साथ। मॉर्निंग आशीष, बताएं कौन कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले अच्छी रिपोर्ट बताता हूँ। स्टार हेल्थ पर बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहां पर अगर आप देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने कवरेज की शुरुआत की है खरीदारी के राय के साथ, और मौजूदा भाव से 21% की अपसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 636 का भाव चल रहा है, 770 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया है। तो आज अच्छी रिपोर्ट्स में सिर्फ एक ही है। और ख़राब रिपोर्ट्स की बात की जाए तो UPL यहाँ पर देखे तो कमज़ोर नतीजों के बाद मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा 856 रुपये के लक्ष्य के लिए, लेकिन जेफरीज खरीदारी की राय दे रहा है और टारगेट प्राइस में कट किया है, 925 से घटाकर 800 कर दिया, 625 का भाव चल रहा है। EPS के अनुमान में भी अगर आप देखें तो 9 से 10% की बड़ी कटौती की है। सिटी देके खरीदारी की राय को बरकरार रखें, लक्ष्य 930 से घटाकर इन्होंने भी 800 रुपये का टारगेट दिया है, लेकिन EPS के अनुमान में अगर आप देखें तो कटौती की, और एबिटा एस्टिमेट्स भी 15 से करीब 12 से 15% इन्होंने काटे हैं। इसके अलावा बजाज फिनसर्व यहाँ पर भी खास नजर रखिएगा। गोल्डमैन सैक्स ने अपने बिकवाली की व्यू को बरकरार रखा है, 1598 का भाव चल रहा है, टारगेट दिया उन्होंने 1400 रुपये का। इसके अलावा मारुति सुजुकी यहाँ पर न्यूट्रल सेट ऑफ रिपोर्ट्स देखने को मिली है, कुछ बुलिश हैं कुछ बेरिश हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो CLS से बिकवाली की राय दे रहे हैं, लंबे समय से बिकवाली की राय दे रहे हैं, 8373 से लक्ष्य को एडजस्ट करके 8796 कर दिया, 9821 का भाव चल रहा है अभी। लेकिन कमेंट्री अगर नतीजों के लिहाज से देखें तो सबका मानना है कि नतीजे हल्के कमजोर साइड पर ही यहाँ पर आपको देखने को मिले। JP मॉर्गन न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने खरीदारी की राय दी और लक्ष्य 11,000 से बढ़ाकर 11,500 कर दिया है, और सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं लेकिन लक्ष्य 500 रुपये से घटाए, 13,700 से घटाकर 13,200 रुपये कर दिया है। तो मारुति ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। गेल यहाँ पर खास नजर रखिएगा क्योंकि मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, माफ कीजिएगा ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 139 के टारगेट के लिए, और जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 105 रुपये का टारगेट दिया है। बदलाव किया है सिर्फ सिटी ने खरीदारी की राय के साथ, लक्ष्य 125 से बढ़ाकर 132 कर दिया है, 119 का भाव चल रहा है। पेट्रोनेट LNG यहाँ पर भी मिक्स सेट ऑफ रिपोर्ट्स देखने को मिली है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग दे रहे हैं, 235 का टारगेट दिया है, और जेफरीज खरीदारी के राय दिन लक्ष्य 305 से बढ़ाकर घटाकर इन्होंने 300 रुपये कर दिया है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। नवीन फ्लोराइन जेफरीज खरीदारी के राय दे रहे 5,610 रुपये के टारगेट के लिए। ICICI लोम्बार्ड पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत हुई है, 1386 का भाव और बिल्कुल इसी के आसपास 1400 रुपये का टारगेट। और अंत में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जहाँ पर HSBC खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 123 से घटाकर 121 कर दिया, लेकिन खास बात यह है कि EPS के अनुमान में अगर आप देखें तो 5 से लेकर 8% की कटौती की है। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर आज है एक्शन, उनमें से इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक ही अच्छी रिपोर्ट लेकर आ पाए आशीष चतुर्वेदी। आशीष, इसके लिए भी धन्यवाद चाहिए आपको? नहीं सर। नहीं, फिर भी धन्यवाद खराब रिपोर्ट्स के लिए आपको जो कमज़ोर आई हैं। तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स आज कमज़ोरी की तरफ आपको नजर आएगी, लेकिन आइए स्टॉक्स जो आपको दिखेंगे कमज़ोरी की तरफ या मजबूती की तरफ, ज़्यादा चांस तो मजबूती के ही। कल के अच्छे एक्शन के बाद वक्त है पिक ऑफ द डे का। हिमांशु जी, सुप्रभात, शुरुआत करें, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात। अनिल जी, टायर स्टॉक्स में कल क्लोजिंग शो में भी फोकस था और आज भी मैं उसी स्पेस में जाना चाहूंगा पिक ऑफ द डे के साथ। तो खरीदारी करनी है बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में, जिसमें काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ कल नजर आया, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया था इस पूरे स्पेस में, बट 2500 के ऊपर स्टॉक अगर निकला है तो यहाँ पर एक अच्छी तेजी ना केवल आज बल्कि आने वाले कुछ दिनों में बनती हुई नजर आ सकती है। तो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज में खरीदारी करेंगे, 2540 2542 के आसपास का कल का क्लोज है। यहाँ पर 2510 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 2620 और 2650 के दो टारगेट्स के लिए बालकृष्णा इंडस्ट्रीज रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। 2620 2650 दो टारगेट खरीदें बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। आइए बंसल जी का भी किया जाए स्वागत। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर क्या है इरादा?
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, इरादा तो हमेशा नेक ही होता है और अगर कभी लो फील कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आके एकदम हाई हो जाते हैं। अनिल जी, मैं आज एकदम अलग सा स्टॉक निकाल के लाया हूँ। मेटल स्पेस फैंसी में है, जैसे भी मेरे मित्र हिमांशु जी ने बोला ना, टायर स्टॉक चले थे, तो मेटल स्टॉक्स भी चले थे और मेटल्स में से मैं निकाल के लाया हूँ एक मेटल्स का हिडन जैम इसलिए क्योंकि इसकी बात नहीं होती है। PSU स्टॉक है, स्टॉक का नाम है KIOCL अनिल जी, और पूरी रिसर्च करी, वेबसाइट पे भी गया। एक मिनट। आजकल तो आपने देखा होगा संसद की कार्रवाई का भी सीधा प्रसारण होता है, कई सारे नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आमतौर पर किसी एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता के लिए ये शब्दों का और पॉलिटिकल डिबेट होती है रात को प्राइम टाइम। मेरे प्रिय मित्र, जैसे बीजेपी वाला कांग्रेस वाले के लिए बोलेगा, कांग्रेस वाला, तो मतलब ये जो मेरे प्रिय मित्र बोला हिमांशु जी को, ये वाकई में क्या समझा जाए? मित्र ही समझा जाए या विरोधी पार्टी का कोई नेता समझा जाए? इस पर डिसीजन कुणाल जी देंगे, तटस्थ डिसीजन। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, वो तो गनीमत है। अनिल जी देखिए, अनिल जी पहले कोर्ट रूम मूवीज आती थी, बहुत सारी ऐसी मूवीज आती थी जिनमें अदालत का सीन होता था। हाँ। तो उनमें अनिल जी एक वकील दूसरे को मेरा काबिल दोस्त, हाँ। मेरे काबिल दोस्त कहते थे। तो अनिल जी वो तो गनीमत है, बंसल जी ने इन्हें मेरे काबिल दोस्त नहीं कहा। उसमें अगर अनिल जी कहा होता तो आप बिल्कुल समझ लेते विरोधी पक्ष के। हाँ, उसमें ना साइलेंट होता है। हाँ, मेरे ना काबिल दोस्त ऐसा वैसा है। हाँ, तो बंसल जी, हम आपके काबिल दोस्त के बारे में जो आपने जिक्र किया वो समझ चुके। अब आप अपना स्टॉक बता सकते हैं। नहीं अनिल जी देखिए, थोड़ा सा जैसे हम डिस्क्लेमर देते हैं ना, वेस्टेड इंटरेस्ट। अनिल जी, हिमांशु जी मुझे 3-4 बार इनवाइट कर चुके हैं पार्टी के लिए, वो कुणाल जी साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब कि राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर है, वो साथ नहीं दे रहे, इसलिए पार्टी नहीं हो पा रही है। तो जब तक पार्टी नहीं हो रही तब तक तो अनिल जी मैं याद कराता रहूंगा हिमांशु जी को, मेरे प्रिय मित्र अनिल जी। ओके, बताइए सर। अनिल जी, मेरा जो स्टॉक है पिक ऑफ द डे जो लेके आया हूँ, इसको पिक ऑफ द मंथ भी मान ले, KIOCL PSU मेटल स्टॉक है, फ्लैगशिप कंपनी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनी रत्ना है अनिल जी। और खास बात क्या है कि 99% स्टेक सरकार के पास है, 98% इसका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। स्टॉक का स्ट्रक्चर बेहतरीन है, 206 के अराउंड चल रहा है, 185 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाए हैं, अपनी क्षमता अनुसार डिलीवरी पे लें, गिरावट पे 250 रुपए के टारगेट के लिए। 250 रुपए का टारगेट, और स्टॉप लॉस कोई लगाना है सर? 185 अनिल जी, 185 का स्टॉप लॉस। वंडरफुल, वेरी नाइस। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, दीपांशु सुप्रभात। अनिल जी एक जिज्ञासा थी अनिल जी जानने की जी कि अनिल जी ये जो आप क्रम में आते हैं, सबसे पहले हिमांशु जी के पास गए, फिर बंसल जी के पास, फिर मेरे पास आए हैं, तो अनिल जी अगर कोई व्यक्ति चाहता हो कि वो पहले आए अनिल जी सबसे, तो अनिल जी क्या कट ऑफ टाइम है उसका? कट ऑफ टाइम कोई नहीं, सुबह 6 बजे आके बैठ जाओ कैमरे के सामने। देखो, या तो कैमरे के सामने सुबह 6 बजे आके बैठ जाओ, या कोई दीप से सेटिंग कर लो आप। दो में से एक काम करो। दीप से सेटिंग कर लेंगे तो दीप मुझे रिक्वेस्ट करेंगे, मेरा मन हुआ तो मैं मानूंगा। मतलब आपको समझ में आ गया ना सेटिंग किससे करनी है। अनिल जी इससे बेटर जी नहीं अनिल जी मुझे समझ आ गया कि सेटिंग करनी है बंसल जी और हिमांशु जी से कि थोड़ा लेट आया करें, लेकिन अनिल जी सेटिंग होगी नहीं जब तक पार्टी नहीं हो। अनिल एब्सोल्युटली, बिल्कुल, और वो आप ही की वजह से अटकी पड़ी, ऐसा बंसल जी क्लेम कर रहे हैं। बढ़िया है सर। जल्दी कभी आपका ऐसा बहुत मन करे, आपको लगे कि आज मेरी बर्थडे है और पहले मेरे से ले लो पिक, तो मैं बिल्कुल मुझे बता दीजिएगा, मैं ऐसा कर लूँगा। ठीक है ना? मतलब साल में एक आध बार ही एक्सेप्शन होगा, कहने का मतलब ये है। बर्थडे तो एक ही बार आती है। जी कुणाल जी फरमाए। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है इंडिया सीमेंट को, जिसके चार्ट पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना है। ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा, मुझे लगता है कि आज थोड़ा नीचे मिल जाए तो खरीद करके चलें। इसमें 230 रुपए का पहला टारगेट, 235 रुपए का दूसरा टारगेट, 216 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर इंडिया सीमेंट खरीदारी की राय। परफेक्ट। इंडिया सीमेंट कल भी खरीदारी के रडार पे आता हुआ दिखा हमारे एक्सपर्ट से, और आज फॉलो बाइंग आने की संभावना। स्वागत अविनाश जी का भी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो हमको स्टॉक पसंद है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हमको लग रहा है कि जो पहले तिमाही के रिजल्ट्स आ गए बहुत ही दमदार आ गए, करीबन 1465 करोड़ का रेवेन्यू,
और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 325 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, जो पिछली बार 203 करोड़ था। सबसे बड़ी बात, कासा करीबन 26-27% बढ़ा है। बैंक ने करीबन 32 ब्रांचेस इस क्वार्टर में एस्टेब्लिश किए हैं और अभी उनका जो बैंक का अकाउंट है वो 661 हो गया है। बैंक ने क्लियरली कहा है कि अगले 2 साल के लिए उनको कोई भी कैपिटल की जरूरत नहीं लगेगी और ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। इन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि 9% का निम वो कंफर्टेबली मेंटेन करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि प्राइस टू बुक की बात करें तो करीबन 1.2 टाइम्स प्राइस पे बुक पे ये चल रहा है। मेरे ख्याल से कम 58-60 रुपये का टारगेट प्राइस आपको अगले 12-15 महीने में पॉसिबल लग रहा है। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो हमने आपके चैनल पे पहले भी कहा था लेकिन अभी भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो रेलटेल है। रेलटेल ने भी Q1 के नंबर्स बहुत स्ट्रांग डिक्लेयर किए हैं। 465 करोड़ का रेवेन्यू, उसके ऊपर 74 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 38 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन अभी मैं पढ़ रहा था कि इनके मैनेजिंग डायरेक्टर संजय कुमार जी ने कहा है कि अगले 5 साल में ये 5 गुना अपना रेवेन्यू डबल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने 61,000 ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क रेलवे ट्रैक्स पे बिल्ड किए। तो काफ़ी इनिशिएटिव जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिग्नलिंग के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। प्लस जो कवच का प्रोग्राम है, प्लस जो लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन प्रोजेक्ट है जो रेलवेज ने अनाउंस किया है, उसका जो मार्केट साइज है वो करीबन 1 लाख करोड़ है। तो आने वाले 3-4 साल में ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग बढ़ेगा। मेरे ख्याल से 164-65 का रेट चल रहा है, करीबन 205-210 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, तो रेलटेल और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए अविनाश जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये दोनों स्टॉक रखें आप रडार पे। 205 और 210 के टारगेट आपके लिए रेलटेल के लिए आते हुए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 58 और 60 रुपए के टारगेट के लिए कर सकते हैं आप खरीदारी। आइए कुणाल जी, आप बाकी एनालिस्ट को तो काफ़ी मेहनत करने को कहा है कुणाल जी, बाकी एनालिस्ट को भी काफ़ी मेहनत करने के बावजूद पीछे नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी आप एक और व्यक्ति से आगे निकले, वो भी आप ही की तरह कुणाल है। तो चौथे स्थान के लिए बहुत ही मारामारी है 2 कुणाल के बीच में। आप आखिरी कुणाल नहीं। अब आप आखिरी कुणाल नहीं है, आपके पीछे एक कुणाल जी हो रहे। कुणाल शाह साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है कुणाल जी आपका भी। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग अनिल जी, जिस हिसाब से मार्केट्स ने कल के सेशन में वापस मोमेंटम गेन किया है, एक सेक्टर जहाँ पे मेरा अभी भी स्ट्रॉन्ग फोकस है वो है फर्टिलाइजर। सो फर्टिलाइजर एज अ स्पेस मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसमें से मेरा टॉप पिक रहेगा कोरोमंडल। कोरोमंडल आप चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो रिसेंटली स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। वो ब्रेकआउट के बाद रो रिट्रेसमेंट एक होना था, वो कंप्लीट हो चुका है और कल के सेशन में हमने फ्रेश ब्रेकआउट देखा है स्टॉक में। सो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टच करने के लिए भी रेडी है, जो उसका लेवल है 1075 का। सो करंटली स्टॉक 1030 के आसपास चल रहा है। आप ये 1030 से लेकर 1020 के रेंज में इसको ऐड कर सकते हो। नीचे में आपको 995 का एक स्टॉप लॉस रखना है जो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मैं अपसाइड में टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट 1075 जो उसका ऑल टाइम हाई है, और उसके ऊपर भी ये 1100 के भी लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो ये है कोरोमंडल खरीदारी करने की राय कुणाल शाह साहब की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और